हेलो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज़। दोस्तों, मैं पिछले 10 सालों से बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। मुझे एनसीईआरटी और आरबीएसई दोनों ही पढ़ाने का बहुत अच्छा अनुभव है। तो इसलिए आपको मैं ये बायो का पेपर अभी सॉल्व करवा रहा हूं। प्रीवियस ईयर का पेपर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर कुछ नए प्रश्न भी समझाने वाला हूँ। ये अगर आपने 30 प्रश्न समझ लिए तो आपके इस आगे जो अभी प्रवेश परीक्षा होगी बीएससी नर्सिंग के लिए, उसमें अधिकांश प्रश्न सही होंगे, क्योंकि आपको पूरा अंदाज हो जाएगा किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम समझते हैं पेपर को। और इस पेपर में जितने भी प्रश्न हैं सभी 12वीं की आरबीएससी की बुक से पूछे गए हैं। और मैं ये पिछले काफी दिनों से आपको बता, गलत कथन को चुनना है। पहला कथन देखो, ऑक्सीन पार्थेनिक आरपी को प्रेरित करता है। बिल्कुल सही है। पार्थेनिक आरपी का मतलब होता है अनिषेक फलन। अनिषेक फलन का मतलब ये हुआ कि कोई भी अंडा से जो है वो बिना निषेचन के ही फल का निर्माण कर ले। तो ये तो इसका काम है, बिल्कुल सही है। फिर जिब्रेलिन बीज की प्रसुप्त अवस्था को खत्म करता है। ये भी बात बिल्कुल सही है, ये इसका काम है। फिर है साइटोकाइनिन जीर्णता को रोकता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन पॉइंट बी पे आओ, एब्सिसिक अम्ल विलग्न को रोकता है। ये गलत है। विलग्न को रोकता नहीं है, विलग्न को बढ़ावा देता है। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि एब्सिसिक अम्ल जो है वो वर्धिरोधक हार्मोन है। तो ये वर्धि को अवरोधित करेगा, ये विलग्न को बढ़ाएगा, ये पत्तियों को हटाएगा पौधे से। ठीक है, पत्तियों को गिरने से प्रेरित करेगा। तो इसलिए दोस्तों, इन सभी में से ये जो है गलत कथन है। फिर अगले पॉइंट पे चलते हैं। जीन को एक से अधिक लक्षणों पर अपना, जीन ऐसा जो एक से ज्यादा लक्षणों पर प्रभाव दिखाए उसे क्या कहते हैं? अब देखो, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है लिथल जीन। लिथल जीन को घातक जीन कहते हैं। ठीक है, तो ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता। फिर है प्लियोट्रोपिक जीन, इसे तो पूरक जीन कहते हैं। फिर है पोलीजीन, बिल्कुल सही है। पोलीजीन को बहुजीन बोलते हैं। हिंदी में आपके बुक्स में बहुजीन लिखा हुआ। बहुजीन का मतलब है ऐसा जीन जो कि एक प्रकार से एक से अधिक लक्षणों पर अपना प्रभाव दिखाता हो। याद रखें आप। ठीक है, इसके बाद में मल्टीपल अलील, ये फिर क्या चीज है? मल्टीपल अलील का मतलब ये हुआ कि जब जीन के 2 से ज्यादा रूप किसी लक्षण को कंट्रोल करे। जैसे अपने ब्लड जो होता है ना, ब्लड, इसे कंट्रोल करने के लिए एक जीन के कितने रूप होते हैं? 3, आई ए, आई बी और स्मॉल आई। बाकी हर एक लक्षण को कंट्रोल करने के लिए एक जीन के कितने रूप पाए जाते हैं? 2। लेकिन ब्लड समूह के लिए कितने होते हैं? 3। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब इसके बाद में डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र की ट्राइसोमी से होता है? ट्राइसोमी का मतलब है एक गुणसूत्र की अधिकता। याद रख लेना। तो 21वें गुणसूत्र की एक्स्ट्रा प्रति आ जाती है ना किसी में, यानी 21वीं जोड़ी के टोटल गुणसूत्र कितने हो जाते हैं? 3 हो जाते हैं ना। तो इसी को अपन ट्राइसोमी कहते हैं। तो 21वें गुणसूत्र की अधिक साथ डाउन सिंड्रोम होता है। और डाउन सिंड्रोम से ग्रसित बच्चों को मंगोलियन मूर्ख भी कहा जाता है। इसे डाउन सिंड्रोम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लैंगडम डाउन ने इसकी 1866 में खोज की थी। किसी भी विलयन का जल विभव कितना होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किसी विलयन का जल विभव, तो याद रख लेना, विलयन का जल विभव हमेशा किस प्रकार का होगा दोस्तों? वो होगा ऋणात्मक। अब चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, अगला जो आपका प्रश्न है, पादपों में जल प्रवाह का वह कौन सा पथ है जो कोशिकाओं के मृत भागों से होकर के गुजरता है? यानी कोशिकाओं के मृत भागों से गुजरने वाला जो पथ है वो कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, पहला यहाँ पे लिखा हुआ है सिम्प्लास्ट, दूसरा है मेम्ब्रेनस पथ, फिर है वस्कुलर पथ, और फिर है एपोप्लास्ट पथ। तो यहाँ पे आपका राइट जो आंसर है वो होगा एपोप्लास्ट पाथवे। ठीक है ना, याद रख लेना। अब इसके बाद में दाहिना फेफड़ा बना होता है। देखो, हमारे श्वसन तंत्र में जब हम पढ़ते हैं तो आपके 2 लंग्स है, एक बायां और दूसरा दायां। ठीक है ना, तो इन दोनों फेफड़ों में से जो अपना ये दाहिना फेफड़ा है ना, इसके अंदर टोटल 3 खंड होते हैं, जबकि इसमें केवल और केवल जो है बाएं में 2 ही होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ बाएं फेफड़े के नीचे क्या पाया जाता है? हृदय। तो अब देखो, ऑप्शन को देख लो आप। दाहिना फेफड़ा कितने लोब होंगे भाई? 3 लोब होंगे। बी सही है आपका। फिर आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है वास्तविक पसलियां। पसलियां दोस्तों 3 तरह की होती है। एक तो वास्तविक यानी ट्रू, दूसरी आभासी, और तीसरी होती है प्लावी। ठीक है ना। अब देखो, जितनी भी पसलियां हैं वो सभी पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी से जरूर जुड़ेगी, ये आप याद रख लेना। ऐसी पसलियां जो पीछे रीढ़ की हड्डी से जुड़े और आगे की तरफ हमारी जो स्टर्नम अस्थि है ना सामने की, उससे जुड़े, उन्हें वास्तविक कहते हैं।
तो वास्तविक होती है 7 जोड़ी यानी 14। तो टोटल पसलियां होती कितने जोड़ी है, टोटल होती है 12 जोड़ी यानी 24। ठीक है, तो 7 जोड़ी तो होती है वास्तविक, 3 जोड़ी होती है आभासी और 2 जोड़ी होती है प्लावी। ठीक है, आगे चलते हैं। पादपों में क्लोरोसिस का कारण क्या है, पौधों में क्लोरोसिस किस कारण से होता है, तो याद रखना क्लोरोसिस का कारण है नाइट्रोजन। ठीक है, अगले निम्नलिखित को मिलान करें और सही विकल्प का चुनें। श्वसन तंत्र से यह टॉपिक जो है आपका उठाया गया प्रश्न। अवशिष्ट मात्रा, तो फेफड़ों की अवशिष्ट मात्रा हमेशा दोस्तों 1100 से 1200 मिलीलीटर। और अंतः श्वसन क्षमता, तो अंतः श्वसन क्षमता हमारी जो है वो 3500 मिलीलीटर होती है। क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता कितनी है, तो ये हमेशा बराबर होती है IRV और RV के बराबर। ये आपको वहां पे जाकर के श्वसन क्षमताएं और वॉल्यूम पढ़ने पड़ेंगे आपको। ठीक है ना। इसके बाद में जो फेफड़ों की कुल क्षमता हमेशा वाइटल कैपेसिटी और रेजिडुअल वॉल्यूम के बराबर होती है, यानी टोटल कितनी होती है जानते हुए प्रश्न आ सकता है परीक्षा में कि फेफड़ों की कुल जो है क्षमता कितनी, फेफड़ों में कुल हवा कितनी भर सकते हो आप, करीब करीब 6 लीटर भर सकते हो आप, 5800 मिलीलीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये कौन से पॉइंट में सही रहेगा आपका, देखो आप डी का तो कौन सा सही बैठ रहा है, पॉइंट थर्ड, और सी का पॉइंट फर्स्ट। तो देख लो आप, सी का पॉइंट फर्स्ट और डी का थर्ड, यह पॉइंट सी सही है इसमें। अब आगे चलते हैं। 44वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो, वलय डीएनए का मतलब होता है वृत्ताकार डीएनए। तो सर्कुलर डीएनए के 5वें सिरे से फॉस्फेट ग्रुप को हटाने के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है, फॉस्फेट ग्रुप को हटाना है। यदि डीएनए को बीच में से काटना होता तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। यदि डीएनए खंड को जोड़ना होता तो डीएनए लाइगेज। ठीक है, और यदि डीएनए का प्रतिकृतियन कराना होता, डीएनए की कॉपियां बनानी होती तो डीएनए पॉलीमरेज। और फॉस्फेट समूह को हटाना है तो एल्केलाइन फॉस्फेटेज। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा, एल्केलाइन फॉस्फेटेज। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है दोस्तों वो है प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस के द्वारा डीएनए को काटने के परिणाम स्वरूप डीएनए का खंडन हो जाता है। इन खंडों को कौन सी तकनीक से अलग करते हो। अब डीएनए को आपने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से काट दिया तो छोटे छोटे खंड बन गए। याद करो 12th का एक टॉपिक पढ़ा था बायोटेक्नोलॉजी में, जहाँ कुछ विधियां पढ़ी थी डीएनए खंड के पृथक्करण की। उसमें एक विधि थी जिसका नाम था जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस विधि के द्वारा काटे हुए डीएनए खंड को आप अलग कर सकते हो। जहाँ आप कौन सा जेल काम में लेते हो, एगारोज जेल काम में लेते हो। ठीक है ना, कटे हुए डीएनए खंड इन कक्षों में भर देते हो, फिर इसके अंदर आप जो है धारा क्या करते हो, प्रवाहित करते हो। तो डीएनए ऋणावेशित होता है, इसलिए वो धन आवेशित जो है इलेक्ट्रोड की तरफ गति करता है और अपने आकार के अनुरूप डीएनए खंड आपको अलग अलग पट्टियों के रूप में क्या होते हैं प्राप्त, जिसे आप जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस कहते हैं। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से वेक्टर डीएनए का गुण कौन सा नहीं। वेक्टर डीएनए को वाहक डीएनए कहते हैं। और वाहक के रूप में आप कौन से डीएनए काम में लेते हो, वाहक के रूप में आप प्लाज्मिड लेते हो, बैक्टीरियोफेज लेते हो, M13 फेज लेते हो। ये आपके थे सिलेबस में। ठीक है ना। अब देखिए, तो सबसे पहली बात इसने क्या कही है, पैसेंजर डीएनए से जुड़ने की क्षमता, बिल्कुल ये डीएनए से जो जुड़ने की कैपेसिटी रखता है। इसके ऊपर ओराई होने चाहिए, बिल्कुल ओराई तो होने चाहिए। ओराई का मतलब होता है प्रतिकृति उद्गम, जहां से प्रतिकृति शुरू होती है। ये बड़े आकार का होना चाहिए, बड़े आकार का नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर प्लाज्मिड ही बड़े आकार का होगा तो उस पर डीएनए खंड कैसे जोड़ोगे और वो डीएनए खंड कैसे लेके जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए ये आपका ऑप्शन यहाँ पे सही बैठेगा। इसने कहा था ना इनमें से गलत कौन सा है, तो ये गलत है, पॉइंट सी। फिर देख लेते हैं चौथा पॉइंट भी पता चल जाएगा। चौथा पॉइंट है वर्ण योग्य चिन्ह। वर्ण योग्य चिन्ह का मतलब क्या होता है, सेलेक्टिव मार्कर होने चाहिए। जैसे वो आप जानते हो PBR 322 एक वेक्टर है, एक वेक्टर है जिसका नाम है PBR 322। जानते हो इसका नाम PBR 322 क्यों रखा, क्योंकि P का मतलब होता है प्लाज्मिड और BR जो है बोलीवर और रोड्रिगेज, दो वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की थी, इसलिए उनके नाम पे रखा है। अब जो ये प्लाज्मिड है ना दोस्तों, इस प्लाज्मिड के ऊपर दो तरह के वर्ण योग्य चिन्ह होते हैं। एक तो होता है एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक के प्रति रेसिस्टेंस और एक होता है टेट्रासाइक्लिन के प्रति रेजिस्टेंस। ठीक है ना, तो ये इसके वर्ण योग्य चिन्ह हो गए जिनसे हम पहचान करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, कुफर कोशिका कहाँ पाई जाती है, कुफर सेल। अरे भैया बहुत सिंपल प्रश्न है, कुफर सेल कहाँ पाई जाती है, कुफर सेल हमारे लीवर में पाई जाती है।
समझ रहे हैं बात को। तो ब्रेन में कौन सी सेल होती है, न्यूरॉन होती है, ठीक है ना। फेफड़ों में कुपिकाएं होती है दोस्तों, फेफड़ों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई। अब देखो इनमें से गलत कथन को चुनना है। पहला है एवी नोड को हृदय का पेसमेकर कहते हैं, पहला ही गलत दे दिया इन्होंने। तो एवी नोड नहीं है तो फिर कौन सा नोड है पेसमेकर, ऐसे नोड। अब आप कहोगे सर ये नोड है क्या, तो देखो हमारा जो हार्ट होता है ना दोस्तों, इस हार्ट को चलाने के लिए एक पेशियों का तंत्र बना हुआ है, ठीक बात है, उसे हृदय का चालन तंत्र कहते हैं, ठीक है। हृदय में कक्ष कितने हैं, 4। तो ये तो जो दायां आलिंद और दायां निलय है ना, इसके बीच में त्रिवलनी कपाट है यहाँ पे, और बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में यहाँ द्विवलनी कपाट है, ठीक है। अब इस ये जहाँ पे आपका दायां आलिंद है ना, इसके कोने पर ऊपर की तरफ पेस मेकर होता है, जिसे ऐसे नोड कहते हैं। यहाँ मांसपेशियों का समूह है। ये आगे एक यहाँ पे एवी नोड से जुड़ता है, यहाँ पे होता है आलिंद निलय के जुड़ने वाली स्थान पे। फिर होते हैं हिंज के फाइबर, और फिर होते हैं पुरकिंजे तंतु, जो इस तरह से हृदय की निलय की दीवार में फैले होते हैं। 4 चीजें होती है यहाँ पे, ऐसे नोड, एवी नोड, हिज के तंतु, पुरकिंजे तंतु। ये 4 चीजें मिलकर के हृदय का चालन तंत्र बनाते हैं। तो पेस मेकर ऐसे नोड को कहते हैं, एवी को नहीं कहते। तो यहाँ पे ये जो है आपके ऑप्शन की दृष्टि से सही होगा, वैसे ये गलत है। अब देखो तो बाकी ये तो इन्होंने सही कहा है। लसिका में RWBC होती है। ट्राइकस्पिड का मतलब त्रिवलनी, त्रिवलनी वाल दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच होता है। मानव हृदय की धड़कन मायोजेनिक है, मायोजेनिक का मतलब है पेशी जनित, यानी खुद ही हृदय अपना जो है धड़कता है एक तरह से। हार्ट मस्तिष्क का हार्ट पर बहुत कम कंट्रोल है। अब है बोमेन कैप्सूल जो होता है ना, उसकी परत किसकी बनी हुई है। बोमेन कैप्सूल के बारे में पढ़ा होगा उत्सर्जन तंत्र में। इसने देखो ऑप्शन कैसे लिखा है, आप इन बात को समझो। इसने लिखा है स्क्वेमस, स्क्वेमस का मतलब होता है स्तरित। आपकी किताब में नाम स्तरित लिखा हुआ है, आप कंफ्यूज मत हो जाना प्यारे बच्चों, स्तरित, ठीक है। आप ये जानकारी अच्छी तरह से जान लें, पिछले 10 सालों से हम बायो पढ़ा रहे हैं, तो आपको जितनी भी जानकारी देंगे तथ्यात्मक देंगे, ठीक है। तो स्तरित उपकला, कैसी उपकला, स्तरित उपकला किस में होती है, बोमेन संपुट के दीवार में पाई जाती है। जानते हो एक और होती है बोमेन संपुट में कोशिका, उसे बोलते हैं पोडोसाइट। पोडोसाइट, कई बार परीक्षा में पूछा गया ये प्रश्न कि पोडोसाइट कहाँ पाई जाती है, तो बोमेन संपुट में। तो बोमेन संपुट में 2 चीजें हो गई, एक तो पोडोसाइट और एक स्तरित उपकला, ठीक है ना। तो आपके यहाँ पे प्रश्न बोमेन संपुट की परत का पूछा हुआ है, तो परत किसकी बनी हुई है, स्तरित उपकला की, पपड़ीदार उपकला की। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं, यूस्टेचियन कैनाल। अब यूस्टेचियन कैनाल है क्या, देखो आप, हमारा जो कान होता है वो 3 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है, 3 में। एक तो होता है बाह्य कर्ण, एक होता है मध्य कर्ण, और एक होता है अंतःकर्ण, ठीक है। तो जो ये अपना मध्य कर्ण है ना, इसमें 3 हड्डियां होती है। ये कान का पर्दा है, कान के पर्दे के जस्ट अंदर की तरफ 3 हड्डियां होती है, और यहीं से एक नली निकलती है जो हमारे इस गले वाले भाग में नीचे की तरफ आके खुलती है, ठीक है ना, ग्रसनी वाले भाग में आकर खुलती है। इस नली का क्या काम है, इस नली का काम है बाह्य कर्ण और अंतःकरण के बीच का दबाव मेंटेन करना। कई बार इसके अंदर सर्दियों के दिनों में फ्लूइड भर जाता है, इसलिए कान में एक विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है, जैसे आप कहते हो, ठीक है ना, अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम है, ठीक है ना। जैसे हमारे मारवाड़ी भाषा में है कि बोल चढ़ गई। अब देखिए दोस्तों, तो ये कहाँ पे है, ये मध्य कर्ण और नेजोफेरिंक्स के बीच में है, तो आपका बी पॉइंट इसमें सही होगा। इसके बाद में ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट का मतलब वह बिंदु जहां पे प्रकाश गिरने के बावजूद, पहले तो ब्लाइंड स्पॉट क्या है, देखो अपने रेटिना पर कुछ बिंदु होते हैं, जिनमें एक होता है पीत बिंदु, ठीक है ना, और एक होता है जिसे येलो स्पॉट बोलते हैं, और एक होता है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट का मतलब वो बिंदु जहाँ पे प्रकाश संवेदी कोशिका नहीं होती, और यदि जहाँ पे प्रतिबिंब बन गया तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो देखो ये कहाँ होता है, इसके संदर्भ में गलत कथन का चुनाव करना है आपको। तो येलो स्पॉट के नीचे होता है, ये तो सही है, प्रकाश संवेदी कोशिका इसमें होती नहीं। दृक तंत्रिका के उद्भव स्थान पर ये होता है। रेटिना का ऐसा स्थान जहाँ शंकु होते हैं, बिल्कुल गलत है। ये पॉइंट आपका इस प्रश्न की दृष्टि से सही है और वैसे गलत है, ठीक है। अगला पॉइंट, अगला प्रश्न। अब देखो,
डिप्लॉयडी लेवल के संदर्भ में ये प्रश्न जो है ना बच्चों दिया हुआ है ना, इसमें काफी विषमता है, ठीक है ना, काफी असमानता है इस प्रश्न में। फिर भी इसमें प्राइमरी जो स्पर्मेटोसाइट है ये इसका जो है सही आंसर होगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है उसको कभी भी शुक्राणु कोशिका नहीं कहा जा सकता, ठीक है ना। तो इसमें अलग कथन यही है, बाकी सभी जो है राइट है, इसने अलग ही पूछा है। अब देखो शुक्राणु को दक्षता कहाँ मिलती है, शुक्राणु को दक्षता देखो ऊपर इंग्लिश वाला नाम देख लेना, कैपेसिएशन। अब ये दक्षता नाम थोड़ा गलत लिखा है, आपके बुक्स में लिखा हुआ है योग्यता अर्जन, योग्यता अर्जन। तो कहाँ पे योग्यता अर्जित करता है शुक्राणु अंडाणु की कला को भेदने का, तो ये हमेशा मादा जो होती है ना उसके जनन पथ के अंदर शुक्राणु ये योग्यता अर्जित करता है, क्योंकि जब जनन पथ में गति करता है ना तो उसे योग्यता प्राप्त हो जाती है अंडाणु की कला को भेदने की, ठीक है ना। तो अधिवर्षण क्या करता है, फिर अधिवर्षण तो शुक्राणु को स्टोर करता है और शुक्रवाहिनी उसे आगे ट्रांसफर करती है, शुक्रवाहिनी और शुक्रवाहिका, वास डिफरेंस एंड वास इफ्रेंसिया। अब देखिए अगला प्रश्न है स्तन ग्रंथि में दुग्ध स्रावित कौन करवाता है। देखो दो हार्मोन है, एक तो दुग्ध स्रावित करवाने वाला और एक दुग्ध निर्माण वाला। तो दुग्ध का निर्माण तो करवाता है प्रोलैक्टिन, जबकि दुग्ध का स्रावण करवा रहा है ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ सही आंसर होगा आपका ऑक्सीटोसिन। जबकि स्तन ग्रंथियों की वृद्धि को यह प्रेरित करते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, क्योंकि ये द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। अब इसके बाद में इसने क्या पूछा है, देखो न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस बीमारी के प्रति किस प्रकार हमें जो है सुरक्षित करते हैं। तो देखो अपने शरीर के अंदर जन्मजात प्रतिरक्षा कुछ अवरोधों से प्राप्त होती है, मतलब जन्म से ही कुछ अवरोध बने हुए हैं जो रोगाणु को अंदर आने से रोक रहे हैं। उनमें एक अवरोध होता है भौतिक, जिसे शारीरिक भी बोलते हैं, दूसरा फिजियोलॉजिकल, तीसरा सेलुलर और फिर चौथा साइटोकाइन। तो यहाँ पे सही आंसर है आपका कोशिकीय अवरोध। क्यों, क्योंकि जब कोशिका शरीर की सुरक्षा करती है तो वो कोशिकीय। तो अब आप कहोगे सर कारिकीय अवरोध कौन सा है। कारिकीय अवरोध का मतलब जब कोई अंग जो है वो काम करे, जैसे आंखों में कोई रोगाणु चला गया, ठीक है ना, और आंसू का श्रावण हो गया, मुंह में कोई पदार्थ गया, लार का श्रावण हो गया, ये कारिकीय अवरोध है। और फिजिकल बैरियर में त्वचा एक दीवार बना रही है, रोगाणु के अंदर आने से रोक रही है। अब देखो अमीबिएसिस बीमारी का कारण, तो अमीबिएसिस बीमारी दोस्तों प्रोटिस्टा से होती है, याद रख लेना आप लोग, क्योंकि बीमारी या तो वायरस से हो सकती है या बैक्टीरिया से या फंगस से या प्रोटिस्टा से। तो अमीबिएसिस हमेशा प्रोटिस्टा से होती है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग है। देखो भाई ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला एक जो टॉपिक है ना आपका, उसमें ये जानकारी दी हुई है। मुर्गी पालन से रिलेटेड रानी खेत, याद रख लेना, यही बीमारी जो है विषाणु से होती है, ठीक है ना। इसके बाद में अगले पॉइंट ये रहा आपकी स्क्रीन पर देखिएगा। पहला प्रश्न है प्रयोगशाला में भ्रूण बनाने की वह विधि जिसमें एक शुक्राणु को सीधे अंडाणु में प्रवेश करवाया जाता है। शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश करवाना है तो वो कृत्रिम वीर्य सेचन भी नहीं है, कृत्रिम गर्भाधान भी नहीं है। इसके अलावा वह जो है गैमिट इंट्रोफेलोपियन ट्रांसफर भी नहीं है, तो वह है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब ये मसला है क्या, देखिए इसने खुद ही बता दिया है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक का मतलब होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, किसके साइटोप्लाज्म के अंदर दोस्तों, ओवम के, यानी जो अंडा होता है, जो अंडाणु होता है उसके कोशिका द्रव्य के अंदर सीधा शुक्राणु को प्रवेश कराना, वो जो विधि है उसे हम बोलते हैं जो है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है वो है स्पोरोजीनस ऊतक की 4 कोशिकाओं से कितने माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं। अब पहली बात तो ये है कि माइक्रोस्पोर टेट्राड होते क्या है। तो देखिए दोस्तों माइक्रोस्कोप टेट्राड का मतलब ये है कि जब परागकण बनते हैं दोस्तों, तो ऐसी परिस्थिति में, यानी लघु बीजाणु जनन की बात कर रहा हूं मैं, देखो पादपों में लैंगिक जनन जब भी होगा तो उनमें 2 तरह से युग्मक बनेंगे, एक लघु बीजाणु जनन और दूसरा गुरु बीजाणु जनन। पौधों में जो है जो भी नर पुष्प का जो भाग होगा यानी पराग कोष जो होगा उसमें चलता है लघु बीजाणु जनन, जबकि पुष्प का जो मादा भाग है यानी जायांग वाला भाग जो है वहां पे जो बीजांड है उस बीजांड में चलता है गुरु बीजाणु जनन।
तो अब जब लघु बीजाणु जनन चलता है तो ऐसी परिस्थिति में जब 4 बीजाणु बनते हैं तो वो चारों आपस में जुड़ करके एक समूह बनाते हैं, उसे अपन टेट्राड या चतुष्क बोलते हैं हिंदी में। तो इसने ये कहा है कि स्पोरोजीनस टिश्यू जो है, जो लघु बीजाणु बनाने में या परागकण बनाने में भाग लेता है, ठीक है, उसकी कोशिका कितने लघु बीजाणु बनाती है। तो अब देखो यहाँ पे 4 कोशिका है। तो याद रखें आपने बहुत बार युग्मक जनन पढ़ा होगा। जब नर में युग्मक जनन चलता है ना, तो एक जनक कोशिका से हमेशा कितने जो है युग्मक बनते हैं, 4 बनते हैं। तो यहाँ पर भी एक स्पोरोजीनस कोशिका से 4 बनेंगे, याद रख लेना। और 4 जब बन गए इसका मतलब चारों आपस में क्या हो गए, जुड़ गए और एक चतुष्क बन गया। तो इस तरह से 4 कोशिका कितने चतुष्क बनाएगी, 4 चतुष्क बनाएगी। माइक्रोस्पोर का मतलब होता है लघु बीजाणु, और लघु बीजाणु का दूसरा नाम है परागकण। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है वो है एक पूर्ण विकसित मोनोस्पोरिक भ्रूणकोश। देखिए भ्रूणकोश क्या है, एक होता है भ्रूणपोष और एक होता है भ्रूणकोश। जब भी प्यारे बच्चों कहीं पे नाम लिखा हुआ हो भ्रूण पोष, तो भ्रूणपोष तो भ्रूण को पोषण देने वाली एक त्रिगुणित संरचना है, याद रख लेना। भ्रूणपोष कैसी संरचना है, त्रिगुणित। जबकि जो भ्रूणकोश है यह तो प्यारे बच्चों एक तरह का मादा युग्मकोद्भिद है। क्यों, क्योंकि इसमें मादा युग्मक होता है, इसमें अंडाणु होता है। तो याद रख लेना ये दोस्तों 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय संरचना होती है। याद रख लेना भ्रूणकोश 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय संरचना होती है। आपने दोस्तों एक इस प्रकार की संरचना जरूर देखी होगी, इस प्रकार की, जिसके एक ध्रुव पर इस तरह से 3 कोशिका, दूसरे ध्रुव पर ऐसे 3 कोशिका और बीच में 1 कोशिका। बीच वाली कोशिका के अंदर 2 केंद्रक होते हैं और बाकी सभी कोशिकाओं में कितना कितना केंद्रक होता है, 1-1। तो 3 और 3 ये ध्रुवों पर कितने केंद्रक हो गए, 6, और बीच में 2 केंद्रक कितने हो गए, 8। तो केंद्रक हो गए 8, जबकि कोशिका 3 और 3 6 और 1 7। इसे बोलते हैं भ्रूण कोश। यही मादा युग्मकोद्भिद है। अब देख लो कौन सा ऑप्शन इसमें आपका सही होगा, तीसरा ऑप्शन 7 कोशिकीय और 8 नाभिकीय। नाभिका का मतलब क्या, केंद्रक। ठीक है, अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण वात परागित पुष्प का नहीं है। अब आप सोचोगे सर ऐसा नाम तो बुक्स में है नहीं, वात परागित। वात का मतलब क्या होता है, वायु। तो इसने वायु परागण की बात की है, वायु परागण। ये आपके सिलेबस में बच्चों प्रैक्टिकल के अंदर भी था। ठीक है, अब देखिए वायु परागित पुष्प का लक्षण कौन सा नहीं है। वैसे वायु परागित पुष्प के कौन से लक्षण होते हैं, ठीक है, ये पुष्प शुष्क होते हैं, ठीक है ना, इनमें परागकण अधिक संख्या में बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये देख लो आप, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ दिख रहा है, परागकण हल्के और चिपचिपे नहीं होते, ये बात सही है। वर्तिकाग्र बड़े और परदार, बिल्कुल सही है। परागकण अधिक संख्या में बढ़ते हैं, बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा है, तो देखिए ये जो है ना, रस भरे पुष्प कभी भी नहीं होते वात परागित। तो ये एक डिफरेंट है बाकी वालों से। तो इसका ये सही ऑप्शन है प्रश्न की दृष्टि से। वैसे रस भरे पुष्प कौन से होते हैं, कीट परागित। याद रख लेना, ये प्रश्न भी बन सकता है कि ऐसे पुष्प जिनमें कीटों से परागण होता है उन पुष्पों की क्या विशेषता है। तो उनमें मकरंद ग्रंथियां पाई जाती है, रस भरा होता है और उन रस को चूसने के लिए कीट इनके पास पहुंचते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है ग्लाइकोलाइसिस में ऊर्जा खपत चरण कौन सा है। ऊर्जा खपत चरण का मतलब पहले समझ लो कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान दोस्तों जो जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है, ग्लाइकोलाइसिस पहले तो है क्या ये सुन लो। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब ये हुआ कि ग्लूकोज के एक अणु से पाइरुविक अम्ल के कितने अणुओं का निर्माण, 2 अणुओं का निर्माण। ग्लूकोज के एक अणु से पाइरुविक अम्ल के कितने अणु बनते हैं, 2। उसे क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज में कितने कार्बन, 6। पाइरुविक अम्ल में कितने कार्बन, 3। जब आप पाइरुविक अम्ल बनाओगे तो उस दरमियान आपके 2 एटीपी खर्च होंगे, 2 ही एटीपी बनेंगे। तो ये कह रहा है एटीपी जो खर्च होंगे उन इनमें से वो चरण कौन सा है। तो देखो एटीपी जब भी खर्च होता है ना दोस्तों, या एटीपी बनता है, तो उस प्रोसीजर को हम हमेशा फॉस्फोरिलीकरण बोलते हैं। इंग्लिश में फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, यानी या तो फॉस्फेट जुड़नी चाहिए या घटनी चाहिए। तो अब आप खुद ही पता लगा लोगे, देखिए कैसे। देखो इस ऑप्शन बी पे आओ आप, क्या लिखा हुआ है,
फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और फिर उत्पाद में क्या है, फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट। तो यहाँ फ्रक्टोज की वृद्धि, फॉस्फेट की वृद्धि हुई है, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था फ्रक्टोज फॉस्फेट बढ़े या घटे, तो वही तो है ऊर्जा की खपत को दर्शाता है। तो यहाँ पे बी आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये फॉस्फोरिलीकरण रिएक्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, क्रेब्स चक्र के एक चक्र में कितने CO2 बनते हैं। अब ये जो क्रेब्स चक्र है ना दोस्तों, देखिए जब भी आप पढ़ते हैं श्वसन, श्वसन के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज को तोड़ के ऊर्जा बनानी होती है। तो जब ग्लूकोज टूटता है प्यारे बच्चों, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, इसको तोड़ते हैं तो हमें 6 CO2 मिलती है, आप जानते ही होंगे। प्लस आपको यहाँ पे एनर्जी कितनी मिलती है, या तो 38 या कितने एटीपी मिलते हैं, 37 एटीपी, और एक जल का अणु भी प्राप्त होता है आपको। तो जल अन्य उत्पाद के रूप में है। हमें मुख्य रूप से क्या बनानी थी, ऊर्जा। लेकिन इसने यहाँ पे क्या पूछ लिया, देखो कि CO2 के अणु कितने बने। तो देखो भैया, जब ग्लूकोज से आप ऊर्जा बना रहे हो ना, तो यहाँ 3 चीजें चल रही है। पहले ग्लाइकोलाइसिस चलता है, फिर एक जो है योजक अभिक्रिया चलती है, और फिर जो है प्यारे बच्चों क्रेब्स चक्र चलता है। तो क्रेब्स चक्र 2 बार चलता है, ठीक है ना। जब एक क्रेब्स चक्र चलता है ना, तब कितने CO2 के अणु बनते हैं, 2 बार चलेगा तो कितने बनेंगे, 4। अब आप कहोगे सर आप तो बता रहे हो कि ग्लूकोज के तोड़ने से 6 CO2 बनते हैं, बाकी वाली 2 कहाँ बनेगी। बाकी वाली 2 योजक अभिक्रिया में बनेगी, लिंक रिएक्शन के अंदर, आपने 12th में पढ़ा होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। वह चक्र चुनिए जो सभी पौधों में पाया जाता है। सभी पौधों में पाया जाने वाला चक्र कौन सा है। तो पौधों में प्यारे बच्चों प्रकाश संश्लेषण के दरमियान भी आपने बहुत सारी प्रोसेस पढ़ी होगी, ठीक है ना। और उनमें आपने ये कुछ चक्र पढ़े होंगे, C3, C4 और CAM। पहले तो CAM का पूरा नाम ही जान लो आप। CAM का पूरा नाम है क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, क्रेसुलेशियन अम्ल उपापचय। यह तो क्रेसुलेशियन कुल के पौधों में ही पाया जाता है, तो ये तो सभी पौधों में नहीं पाया जाता। फिर C4, तो इसमें भी ये C4 प्लांट में ही पाया जाता है। अब देखो दोस्तों, ये भी गलत है, लेकिन C3 चक्र एक ऐसा चक्र है जो सभी पौधों में पाया जाता है। कैसे, तो देखिए C3 चक्र जो है ना, जिनमें C4 चक्र चलेगा उनमें भी C3 चक्र होगा, जिनमें केम साइकिल चलेगा उनमें भी C3 चक्र होगा। C3 चक्र सभी के लिए उभय चक्र है, आप मान लीजिएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगला जो प्रश्न है, ये भी सभी प्रश्न 12th की बुक से हैं, एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो 11वीं की बुक से है। पिछली बार 12th का सिलेबस RBSC का था, इसलिए ये 12th का सिलेबस है, लेकिन यही प्रश्न 11वीं की NCERT की बुक्स में है। अगर कोई NCERT के हिसाब से सोचे ना, तो ये प्रश्न 11th के हो गए, और RBSC के अनुसार सोचे तो ये हो गए 12th के। तो 12th का सिलेबस ही आता है। अब देखिए, ताला चाबी सिद्धांत की अवधारणा किसने दी थी। अरे मेरे भाई, ये प्रश्न आपको मिलेगा कहाँ पे, ये एंजाइम वाला टॉपिक पढ़ा था ना आपने, उसमें आपको ताला चाबी सिद्धांत मिलेगा। ताला चाबी सिद्धांत दिया था एमिल फिशर ने, याद रख लेना। एमिल फिशर ने ताला चाबी सिद्धांत दिया था। उसने ये कहा था जैसे एक स्पेसिफिक ताले की एक स्पेसिफिक चाबी होती है, वैसे ही एक विशिष्ट क्रियाधार के लिए एक विशिष्ट एंजाइम होता है। लेकिन ये सिद्धांत ज़्यादा चला नहीं। फिर कोसलैंड ने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम है प्रेरित आसंजक सिद्धांत। ठीक है ना, इसने ये कहा था कि एंजाइम क्रियाधार के अनुरूप अपने स्वरूप को बदलते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ें बाद की है। फिर भी अगर इस बार ये प्रश्न ताला चाबी का आ गया तो हो सकता है 2021-22 के अंदर प्रश्न कौन सा आ जाए कि प्रेरित आसंजक सिद्धांत किसने दिया। तो प्रेरित आसंजक सिद्धांत किसने दिया, कोसलैंड ने। ठीक है, अब आ जाओ अगले प्रश्न, गोस्पियम। अब ये गोस्पियम है क्या, बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता गोस्पियम किसे बोलते हैं। अरे गोस्पियम स्पीसीज, ये बोला जाता है कपास को, कॉटन बोलते हैं ना आप इसमें। ठीक है, तो ये कपास का नाम है, वैज्ञानिक नाम है। तो ये कौन से कुल में आता है, कपास कौन से कुल में आती है भाई, याद रखना पड़ेगा आपको। कपास जो है वो मालवेसी कुल में आती है। ठीक है ना, कपास हो गई, भिंडी हो गई, ये मालवेसी कुल के सदस्य हैं। तो सोलेनेसिम कौन आता है, सोलेनम ट्यूबरोसम, आलू आता है इसमें। यूफॉर्बिएसी कुल में, ये यूफॉर्बिएसी कुल में आपके जो है ये दालें जितनी भी है ना, ये यूफॉर्बिएसी कुल में आती है, द्विबीजपत्री में। और पोएसी कुल, इसमें अनाज आता है, गेहूं चावल मक्का बाजरा। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन से कुल में। पोएसी का दूसरा नाम ग्रेमिनी भी है, ठीक है, और यूफॉर्बिएसी का दूसरा नाम लेग्यूमिनेसी भी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अमोनिया का नाइट्रेट में ऑक्सीकरण
क्या कहलाता है? तो याद रखना, इसे नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। अगला पॉइंट है नवीनीकरण ऊर्जा के संसाधन। तो नवीनीकरण ऊर्जा के संसाधन बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, यानी जिनका अपन बार बार उपयोग कर सकते हैं, जो कभी खत्म होने वाले नहीं है। तो एक तो पवन ऊर्जा और एक जल ऊर्जा, ठीक है ना, याद रखो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर और वाइंड एनर्जी, ठीक है। तो अब आप कहोगे सर सौर ऊर्जा और जीवाश्म ऊर्जा क्यों नहीं? सौर ऊर्जा तो सही है, लेकिन जीवाश्म ऊर्जा में तो कोयला पेट्रोलियम तो खत्म होने वाले हैं, प्राकृतिक गैस खत्म होने वाली है, ठीक है ना, कोयला खत्म होने वाला है, ठीक है। तो अब इसके बाद केमिस्ट्री के प्रश्न आ